सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, आगामी दिनों में एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा रीट का आयोजन होने जा रहा है और जब से इस परीक्षा का अनाउंस हुआ है, लगातार स्टूडेंट्स के फोन मेरे पास सतत रूप से आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्या पढ़े, किसमें से पढ़े, कितना पढ़े, ऐसी हमारी क्या योजना होनी चाहिए कि जिससे इस लाखों की भीड़ के अंदर हम अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि गुरुजी हम टेंशन में आ गए कि जब इतनी बड़ी भीड़ देखते हैं कि इतने सारे बच्चे जब इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर शामिल होंगे तो हम अपने आप को कैसे इसके अंदर प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, तनाव को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखें कि खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। जी हां दोस्तों, आप अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, न कि इतनी बड़ी भीड़ से डरें। सबसे पहले बात आती है इस रीट की। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको रीट परीक्षा के अंदर कैसे हम सफल होवें, क्या ऐसे तरीके हैं जिनको यदि हम अपनाएं तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा के अंदर हम हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। कैरियर का एक अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हो, बशर्ते कि इन बिंदुओं को हम यदि याद रखें, ध्यान रखें और इनका मंथन कर इनको क्रियान्वित भी करें तो निश्चित तौर पर सफलता बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात आती है इस रीट की। अब रीट बोलते तो है, किसी से पूछे रीट रीट, लेकिन कईयों को तो इसकी फुल फॉर्म भी पता नहीं है। तैयारी कर रहे हैं लेकिन फुल फॉर्म पता नहीं है। कारण क्या है कि एक सुदृढ़ प्लानिंग नहीं है, कभी भी गंभीरता नहीं है, बस अपन जैसे हैं और परीक्षा के अंदर फॉर्म भर दिया और उसी धारा के अंदर बस लगातार जैसे अन्य बच्चे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। और याद रखिएगा बच्चों, सफलतम बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति, अपनी योजना और अपने काम करने के तरीके हमेशा उन असफलतम बच्चों से अच्छा ही करते हैं, इसलिए वो सफलतम होते हैं। इस रीट जिसकी फुल फॉर्म यदि अपन बात करें तो राजस्थान फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा में बैठ रहे हो पता तो नहीं कि क्या चीज है ये। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। अर्थात यदि हम कहें तो यहां पर इसको अपन हिंदी में कहें कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, अंग्रेजी में बोलते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी पात्रता एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। तो यहां पर अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए एक ये पात्रता परीक्षा है। ये एक अलग बात है कि इस पात्रता परीक्षा का एक बड़ा वेटेज लेकर और साथ में आपके ग्रेजुएशन के कुछ अंक बार जोड़कर तृतीय श्रेणी अध्यापक वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो रीट है जिसको हम राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर बोलते हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा इसको हिंदी में कहते हैं, ये जो रीट है उससे पहले भी पात्रता परीक्षा होती थी, लेकिन उनके नाम वहां पर टेट थे। दो ही टेट हुई है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम आर टेट था, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो ही परीक्षा हुई है, एक तो हुई है 2011 में और एक हुई है 2012-13, मतलब 12 में अनाउंस होकर 13 तक वो चला, इसलिए उसको बोल रहे हैं 17-12-13। दो यहां पर आर टेट हुई है। रीट की यदि अपन बात करें तो ये रीट पहली बार नहीं हो रही है, ये पहली बार परीक्षा नहीं हो रही है। ये जो रीट है ये रीट 2015 में इससे पहले हो चुकी है, इसके बाद में 2017 में 17-18 बोलिएगा इसको, 17-18 अर्थात ये पूरा वर्ष चला था, 17 से लेकर 18 तक इसका पूरा प्रोसेस चला था, इसलिए 17-18 बोल रहे हैं। कई बच्चे इसको 17, कई बच्चे इसको 18 बोलते हैं, तो उसका कारण यही है। तो रीट 2015 और 2017-18 और अब ये जो रीट है ये 2020-21 आप इसको कहिएगा, तीसरी रीट होने जा रही है। अर्थात याद रखिएगा बच्चों, दो तो आपकी टेट हुई है और आपके अब तीसरी रीट होने जा रही है, अर्थात दो तो इससे पहले टेट हुई है और दो ही रीट हुई है।
अब ये जो रीट जिसके अंदर आप बैठने जा रहे हो, ये आपकी तीसरी रीट है। अब यहां पर बात यह आती है कि इस रीट के अंदर हम क्या पढ़ें। इस रीट के अंदर हम क्या पढ़ें, डॉक्टर इधर रह गया, यहां पर इस रीट के अंदर हम क्या पढ़ें, ये मुख्य बात आती है, क्योंकि परीक्षा तो है। अब परीक्षा के अंदर पता तो रहे कि आखिरकार हम पढ़े क्या, ये सब कुछ आज मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने यहां पर आपको इस वीडियो को लेने का माध्यम भी यही समझा, क्योंकि बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि गुरुजी एक ऐसा वीडियो बनाइएगा जिसके अंदर थोड़ा सा हमको स्ट्रेटेजी पता रहे कि परीक्षा की कैसे अपन तैयारी करें, उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार क्या पढ़ें, क्योंकि पढ़ोगे तभी वहां पर सवाल होंगे, क्योंकि सवाल आने हैं वहां पर। तो क्या पढ़ें ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, रीट जो होती है, इस रीट में टोटल 150 सवाल होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनों की यदि अपन संख्या कहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर होते हैं 150। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस रीट का आयोजन राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या यूं कह दीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, वो इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त अभी सरकार के द्वारा की गई है। इससे पहले भी यही ले ली थी, इस रीट के अंदर भी इसी को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। अर्थात यही रीट का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट निकाल के यही परीक्षा को आयोजित करेगी, और यही आपको रीट को पास करने के बाद में सभी कैटेगरी के अंदर अलग अलग मार्क्स, इसके अंदर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, उसके बाद में यही आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी, जो आपको 10वीं और 12वीं परीक्षा जो लेती है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, यही आपकी इस रीट को आयोजित करेगी। और इस रीट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन, प्रत्येक सवाल, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 1 अंक का। इसका मतलब यहां पर इस रीट का पूर्णांक जिसको अपन कहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी कितना है, 150 है। इस परीक्षा के अंदर यह भी याद रखिएगा कि इस परीक्षा के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, आज तक ऐसा ही हुआ है कि दोनों रीट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्यतः नेगेटिव मार्किंग होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, बट इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपको जितने सवाल आते हैं उतने तो करो ही, और यदि आपको लास्ट में 150 में से सपोज करो 10 सवाल नहीं आ रहे, 140 आपने कर दिए या 120 आपने कर दिए या 130 कर दिए, बच्चे उच्चे सवाल नहीं आए, तो अपने जो भी पितृ है, देवता है, भैरू जी है, उनका नाम लेके उनको भी आपको करना है कि आपके कम से कम 10 सवाल लास्ट में आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे, आपने बिल्कुल छोड़ रहे, उससे अच्छा है कि कम से कम उनको करके आओ। हो सकता है उनमें से आपके पितृ देवता भैरू जी जो है वो 1-2 सवाल तो वहां पर सही भी कर दे, तो ये अपन को एक वेटेज मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, क्योंकि जो आओगे वो तो करोगे, लेकिन जो आएगा ही नहीं तो उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। अब बात यहां पर यह आती है कि इस रीट के अंदर 150 सवाल है, ये 150 सवाल किसके आते हैं, क्योंकि उसी से बात आती है यहां पर क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं बच्चों कि इसके अंदर ये जो 150 सवाल है, ये जो 150 सवाल है, इसमें मूलतः यदि अपन मैं वर्गीकरण करूं इस पूरी रीट का, तो इसके अंदर यहां पर इस रीट के अंदर यदि वर्गीकरण करें तो इसके 3 हिस्सों में इस पूरी रीट को अपन तोड़ सकते हैं। एक तो आपकी लैंग्वेज होती है जिसको अपन बोलते हैं भाषा, इसके बाद में एक होती है आपकी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी होती है, बाल केंद्रित चाइल्ड साइकोलॉजी, और एक आपका होता है विषय वस्तु, अर्थात जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहां पर इस रीट के अंदर 3 बड़े पोर्शन यहां पर होते हैं। इस भाषा के अंदर आपको इस रीट में 2 लैंग्वेज का चयन करना होता है, 2 भाषा लेनी पड़ती है, उसी के मुताबिक आप तैयारी भी कर रहे होंगे। यदि आपको ये पता नहीं है तो ये पता होना भी चाहिए, 2 भाषा। चूंकि अपन हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बचपन से ही अपन इसी प्रकार से बोलते आ रहे हैं, तो हमको हिंदी बोलने में सहज भी लगती है, अनुकूल भी लगती है, समझना भी आसान होता है, और शुरुआती कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए सामान्यतः 99% बच्चे हिंदी ही पहली लैंग्वेज को लेते हैं। सेकंड लैंग्वेज के अंदर वो एक दूसरी भाषा का उनको चयन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें या तो वो संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, सिंधी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। अब ज्यादातर इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं, या तो बच्चे लेते हैं संस्कृत या फिर लेते हैं अंग्रेजी।
ऐसे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पंजाबी, सिंधी या उर्दू को वहां पर दूसरी लैंग्वेज के अंदर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ऐसी भाषा को इससे पहले पढ़े हुए होते हैं। तो यहां पर ये दो लैंग्वेज आपकी हो गई, दोनों लैंग्वेज मिला के ये आपकी भाषा है। एक होती है आपके साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी कोई नया नहीं है, आपने बीएड या एसटीसी करी है। विशेष तौर पर लेवल 2 जो होता है इस रीट के अंदर, उसके लिए बीएड कंपलसरी है, और आपके लेवल 1 जो होता है 1 से 5 तक के टीचर्स जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनके लिए एसटीसी जरूरी है। तो यहां पर बात यह आती है कि साइकोलॉजी आपने बीएड के अंदर भी पढ़ी है, तो आपके लिए अजीब तो नहीं है ये अलग चीज है कि वहां पर आपने उसको गंभीरता से कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, इसलिए इसको समझने में दिक्कत आती है। तो एक साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से तभी पढ़ा पाएगा जब वो चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझेगा, उस स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको ये समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, इसलिए आवश्यक है। आप अच्छे से बोल पाओ, अपने सब्जेक्ट को ढंग से बच्चों के सामने परोस पाओ, इसलिए ये भाषा रखी गई है कि द्विभाषी आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई भी सिलेबस इस एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, जिसने इसके सिलेबस को फ्रेम किया है और इसकी परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, लेकिन सिलेबस निर्धारित वहां से हुआ है। तो इसने सिलेबस को निर्धारित करने के पीछे यही कारण माने हैं कि दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, टीचर अच्छी तरह से क्लास के अंदर अपने आप को स्थापित कर सके, बच्चों के साथ सहज हो सके, बच्चों को ढंग से चीजों को समझा सके, इसलिए वहां पर एक साइकोलॉजी रखी है। और जिस सब्जेक्ट का वो टीचर बनने जा रहा है उसके सब्जेक्ट के बारे में उसको पूरी नॉलेज है या नहीं है, उसके बारे में यहां पर विषय रखा है। और विषय की यदि अपन बात करें, विशेष तौर पर मैं यदि कहूं कि लेवल 2 में साइंस मैथ के स्टूडेंट्स के बारे में, चूंकि मैं साइंस का हूं इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा इंपोसिस यहां पर जो है इंपेसिस कर रहा हूं, एक जोर दे रहा हूं। तो वहां पर दो सब्जेक्ट, एक साइंस और एक आपके मैथ, ऐसे एसएस के अंदर भी होता है, तो सब्जेक्ट के वहां पर होते हैं। कुल मिला के ये हिस्सा पूरा का पूरा यहां पर रीट का कहलाता है। सब में सेम क्वेश्चन, सेम इसका वेटेज है। इसमें 30 सवाल आएंगे। दूसरी लैंग्वेज आप संस्कृत या अंग्रेजी, इसमें से जो भी एक लेते हो, या उर्दू, पंजाबी, सिंधी भी ले सकते हैं, उनमें भी 30 सवाल ही आएंगे। आपके साइकोलॉजी में 30 सवाल, साइंस में भी 30 सवाल और मैथ में भी 30 सवाल। और मैंने बताए थे कुल प्रश्न इस रीट के अंदर अभी बताए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे 150। आप गिन लो 30 30 30 30 30 और 30 पंजों कितने हो गए 150 सवाल यहां पर आएंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो रीट का सिलेबस है, जो 5 आपके मोटे तौर पर 3 चीजों से बना हुआ है, जिसमें कि 5 चीजें समावेशित है। इसमें आपके याद रखिएगा बच्चे लालो, ये जो साइकोलॉजी है को छोड़कर से सभी में टीचिंग मेथड आएंगी। टीचिंग मेथड का मतलब होता है पढ़ाने की विधियां। आप किसी चीज को पढ़ाते हो, किसी टॉपिक को पढ़ाते हो, तो आपने बीएड के अंदर या एसटीसी के अंदर विधियां पढ़ी होगी, पढ़ाने के तरीके कि आगमन विधि क्या, निगमन क्या, संश्लेषण क्या, विश्लेषण क्या है। अपन ने व्याख्यान विधि पढ़ी, प्रयोगशाला विधि पढ़ी, खोज विधि पढ़ी। तो ये सब जो विधियां है जो कभी आपने पढ़ी होगी, वो सब के सब यदि आपको आती है विधियां, तो आप निश्चित तौर पर किसी टॉपिक को अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए वहां पर टीचिंग मेथड इसमें भी रखा है, इसमें भी रखा है, और दोनों सब्जेक्टों में भी टीचिंग मेथड रखे हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये टीचिंग मेथड की संख्या, क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके 10-10 आएंगे। 10 सवाल इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। इसका मतलब यह कह दीजिएगा कि इसमें से आपके 10 सवाल तो टीचिंग मेथड के, तो बच गए कितने 20 सवाल आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित आएंगे। ऐसे इसमें 10 सवाल टीचिंग मेथड के, 20 सवाल आपके संस्कृत अंग्रेजी जो भी लैंग्वेज लिए उससे आएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में 10 सवाल टीचिंग मेथड के, और 30 में से 10 गए तो 20 सवाल आपके साइंस के आएंगे टोटल। सिमिलरली मैथमेटिक्स की भी यदि मैं बात कर रहा हूं तो 30 में से 10 सवाल टीचिंग मेथड के, और रिमेनिंग 20 क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स के, अर्थात आपके गणित से संबंधित, वहां पर जो भी सिलेबस में उससे संबंधित आएंगे। अब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, इस पूरी रीट के अंदर आप कहोगे कि ये जो मैं बता रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है। टीचिंग मेथड 40 सवाल लेकर बैठी है, क्योंकि एक सवाल 1 नंबर का, या यूं कह दीजिए कि 40 नंबर लेके बैठी है टीचिंग मेथड, या यूं कहिए कि पूरे रीट में 150 में से 40 सवाल तो टीचिंग मेथड्स के हैं और 30 सवाल साइकोलॉजी के। तो 40, 10, 20, 30, 40 और 30 कितने हो गए 70 सवाल हो गए। 70 सवाल केवल टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के 70 सवाल है। एक लगभग यूं कह दीजिए आधी रीट, यो करें आधी रीट कि टोटल बड़ी रीट, और रीट तेरा आधा हिस्सा तो इनका है टीएम, टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी का।
इसलिए आपकी इन दोनों में परफेक्शन बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आदि रीड जो है ये इन दो चीजों से जुड़ी हुई है। टीचिंग मेथड के अंदर भी एक थोड़ी सी मैं सिमिलरिटी बता दूं कि हिंदी और संस्कृत के टीचिंग मेथड्स लगभग एक जैसे होते हैं। आप यदि इनको एसोसिएट करके पढ़ो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सिमिलरली साइंस और मैथ के अंदर भी टीचिंग मेथड एक जैसे होते हैं। पढ़ाने की विधियां ये आगे भी काम में आएगी, और आगे जब आप टीचर बन जाओगे तो जो टीचर डायरी होती है उसके अंदर भी कॉलम होता है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ाया तो कौन सी विधि के द्वारा पढ़ाया। अब आपको विधि की ज्ञान नहीं है तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर। इसलिए आपको यहां पर अच्छा पढ़ा पाए इसके लिए यहां पर टीचिंग मेथड हिस्सा डाला गया और ये साइकोलॉजी डाली गई। तो ये आप बहुत गंभीरता से पढ़ें। अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी कि ये जो हिंदी का व्याकरण, हिंदी संस्कृत की व्याकरण है, विशेष तौर पर मैं यहां पर इस हिंदी के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि ये आपका स्कोरिंग है। हिंदी के अंदर जो 20 सवाल है इसके लिए बच्चों याद रखो, बोर्ड की जो किताबें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, एनसीईआरटी और कभी कभी राजस्थान बोर्ड लागू हो जाती है, तो वहां पर 2 किताबें आपकी 9वीं कक्षा से चलती है व्याकरण की, स्कूलों में भी, जिनका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। मैं एक बार लिख भी रहा हूं इन किताबों को क्योंकि आप भूल भी जाते हैं, इसलिए मैं हिंदी के लिए विशेष तौर पर यहां पर बता रहा हूं कि हिंदी व्याकरण के लिए यदि अपन बात करें तो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, एक तो या तो ये मिल जाए आपको, या फिर दूसरी है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। नवीन हिंदी, ये सरकारी किताब है, ये नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये बोर्ड के द्वारा जारी एवं रचना। तो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, या तो ये या ये दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी बोर्ड के द्वारा, चूंकि स्कूली पाठ्यक्रम में सरकारी बुक्स से यो कहिएगा, और सरकारी बुक्स जो है ये आपके इस बोर्ड की परीक्षा में सबसे 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 ज्यादा कारगर होगी। मैंने 4 बार सबसे बोला है, और इस 4 बार बोलने का कारण है कि यही सब कुछ है। अर्थात बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रही है, तो बताओ इसकी खुद की किताबें है कि नहीं है? और जब इसकी खुद की है तो दूसरे की क्यों लेगी भाई? अरे दूसरे की तरफ तो तब कोई देखता है जब खुद की नहीं हो। जब खुद की है तो खुद की से करेगी, खुद की से सवाल बनाएगी। दूसरे की से, खुद की व्याकरण है, खुद की व्याकरण है तो इसमें से करेगी, क्यों इधर उधर से भटकेगी? तो याद रखिएगा कि आपको हिंदी के अंदर विशेष तौर पर ये, यदि आप किताब काम में लेते हो तो आपको बहुत बड़ा लाभ इस परीक्षा के अंदर मिलेगा। तो हिंदी के अंदर विशेष तौर पर ये मैं बता रहा हूं। अब बात यहां पर ये आती है कि इस रीड के अंदर इस रीट में ये जो आपने रीट का पूरा ये वर्गीकरण मैंने आपको सारणी तालिका के रूप में समझाया, इसमें से अपन पढ़े क्या, उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे अपन अब किसमें से पढ़े क्या, ये तो ये पढ़ो जो 5 यहां पर सब्जेक्ट है ये पढ़ने। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि किसमें से पढ़ें। अब जैसे मैंने आपका हिंदी का एक उदाहरण लिया, हिंदी की व्याकरण को आपको बोर्ड की जो खुद की व्याकरण है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध और एक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, उन व्याकरण को पढ़नी चाहिए। आप अन्य पढ़ रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनको आप न भूलें। और ठीक उसी प्रकार से बोर्ड की जो किताबें, याद रखिएगा विशेष तौर पर 9th में तो एनसीईआरटी, मैं साइंस और मैथ के लिए भी बता रहा हूं, केवल मात्र बोर्ड की साइकोलॉजी की बुक नहीं होती, शेष बुक्स बोर्ड की खुद की है। हिंदी की किताब चलती है, संस्कृत की चलती है, व्याकरण के मैंने नाम बता दिए, और आपके गणित और विज्ञान की भी बोर्ड की खुद की किताबें, विज्ञान की भी है और गणित की भी है। और याद रखना कि बोर्ड जब अपनी खुद की किताबें हैं तो कभी भी दूसरे की किताबों को वो नहीं देखती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब खुद की है तो दूसरे को देखने से कोई फायदा नहीं है, न वो देखती है। ऐसा पीछे रीड जो है उसके अंदर भी यही आधार है। यहां तक कि अभी एनटीएससी परीक्षा हुई थी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसको भी आयोजित हुआ था, उसमें भी कोई भी क्वेश्चन जो है ये बोर्ड का जो सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसकी किताब के बाहर कुछ नहीं है। आप अभी रिसेंटली देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले ये परीक्षा हुई थी। इसलिए याद रखें बच्चों कि आपको मूल जो है इस बोर्ड की बुक्स का ही है कि सरकारी किताबें सरकारी नौकरी, कहावत भी है ये कि सरकारी किताबें पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट किताबें प्राइवेट नौकरी, ये कहावत बनाई है। तो इसका मतलब कोई न कोई तजुर्बा किसी ने बोला तो ये कोई न कोई बात है। इसलिए आप पढ़ें,
अन्य किताबें कोई गलत नहीं है, बट याद रखें आप मूल को न छोड़ें। अपन बोर्ड की किताबें पढ़ नहीं रहे, एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे, और अपन एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों को छोड़कर अन्य की अपन पढ़ रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे माँ बाप का अपन सम्मान कर नहीं रहे, वो तो मूल है, पहले उनका तो सम्मान करें, उनको तो ढोक दे, उनका तो अपन अभिवादन करें। अपन दुनिया का सम्मान कर रहे हैं, समाज के अंदर बड़े बूढ़ों को अपन खूब ढोक दे रहे हैं, माँ बाप का अपन सम्मान नहीं कर रहे, तो क्या ये अच्छी बात होगी? क्या ऊपर वाले को भी क्या लगेगा भाई? तो जिस प्रकार से माँ बाप जो है उनका सम्मान पहले, क्योंकि वो मूल है, फंडामेंटल है, और उसके बाद में अन्य जो है वो सेकेंडरी है, ठीक उसी प्रकार से बोर्ड की जो किताबें हैं वो मूल है, उसके बाद में अन्य सेकेंडरी है। अन्य पढ़े लेकिन पहले उस मूल को पढ़े। तो यहां पर मैं बता दूं 9th में इस बार एनसीईआरटी बोर्ड में आ गई, और 10th में जो किताबें हैं वो खुद बोर्ड की राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की है। इस बार 9th में और 11th में एनसीईआरटी लागू हो गई। तो आप याद रखें 9th में तो आप एनसीईआरटी पढ़ें और 10th में आप आरबीएससी पढ़ें। और यदि आप 6 से 8 तक की बुक्स पढ़ रहे हो, आपको 1 से 5 तक की पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं है। 6 से लेकर 8 तक की किताबें, लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, 6 से 8 तक की बुक है वो भी एनसीईआरटी ही पढ़े, क्योंकि वही वर्तमान में चल रही है। और 9th में एनसीईआरटी, 10th में आरबीएससी, बहुत बेहतर होगा। ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, यदि आप इसको फॉलो करते हो। यदि आपके पास, मैं तो कहूं कि 9th और 10th की दोनों की यदि आपके पास एनसीईआरटी है, क्योंकि दोहराने में वक्त नहीं लगता, चीजें तो वही है। और ऐसे ही 9th और 10th की यदि आपके पास बोर्ड की आरबीएससी भी है, वर्तमान में 9th में एनसीईआरटी लागू हो गई, तो इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें 9th की किताब बोर्ड की खुद की है, और 10th में तो वर्तमान में जो चल रही है आरबीएससी की चल रही है, और 9th में इस बार एनसीईआरटी। यदि आपके पास 9th और 10th की एनसीईआरटी भी है और राजस्थान बोर्ड की भी दोनों किताबें, तो मैं कहता हूं ये बहुत बहुत एक अच्छा काम आप कर रहे हो। अन्यथा यदि आप इतना नहीं कर सकते तो याद रखें 9th की एनसीईआरटी पढ़ें, 10th की आरबीएससी पढ़ें। और यदि 6 से 8 तक की किताबें यदि आपके पास अवेलेबल है और समय आपको मिलता है, मेन तो ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, लेकिन यदि आप पढ़ पाते हो तो 6 से 8 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ लें। आपका पूरा का पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो सब कुछ यहीं से डिजाइन होने जा रहा है, यहीं से होगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी खुद की बुक्स है, और उन बुक्स को ये निश्चित तौर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काम में लेती है। आप देख लीजिए, चाहे 11वीं की 12वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं की परीक्षा हो, बोर्ड खुद की किताबों को पहले प्रेफर करती है, क्योंकि देती है कि इनमें से पढ़िएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात सुनो। अच्छा, तो ये मैंने बताया कि आपको पढ़ना किसमें से चाहिए। अब बात आती है टीचिंग मेथड किसमें से पढ़े। टीचिंग मेथड का एक बड़ा हिस्सा है। टीचिंग मेथड के लिए बच्चों याद रखिएगा, आपने बीएड में एसटीसी में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, बीएड एसटीसी जस्ट एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टीचर बनने के लिए पूरी एक ट्रेनिंग दी गई है आपको, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको इतनी सारी बुक्स वहां पर भी पढ़ी होगी। में से बेहतर किताबों को, या मैं तो कह रहा हूं कि 1-2 किताबों को आप ज्वाइंट करके और उससे नोट्स बना के यदि पढ़ें तो वो आपके लिए टीचिंग मेथड एक बेहद अच्छे तरीके से आप टीचिंग मेथड को तैयार कर सकते हैं। टीचिंग मेथड के अंदर आप जो भी विधियां लिख रहे हो, आगमन विधि जस्ट एज एग्जांपल, तो आगमन विधि किसने दी, क्या दी, इस विधि के क्या लाभ है, क्या नुकसान है, कौन से टॉपिक्स को इस विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं, ऐसे रुचि के माध्यम से पढ़ें तो ये कभी आपको बोझिल नहीं लगेगी, आपको मजा आएगा टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस करने के अंदर, और आपको वहां पर अच्छा फील होगा। सिमिलरली साइकोलॉजी के अंदर भी, साइकोलॉजी में बोर्ड की खुद की बुक्स नहीं, तो बीएड के अंदर जो साइकोलॉजी की बेहतर किताब आपने पढ़ी है या आपको लगी है, उसको आपको वहां पर नोट्स फॉर्म के अंदर प्रिपेयर करना है। ये आपके श्रेष्ठतम है कि बीएड एसटीसी की जो बुक्स है वो आप बीएड एसटीसी के टीचर से भी सजेस्ट कर सकते हो, वहां से उनसे सुझाव मांग सकते हो, तो वहां पर वो आपको बेहतर बुक्स जो है टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के बारे में बता पाएंगे। लेकिन बीएड की यदि आपने बीएड या एसटीसी की टीचिंग मेथड या साइकोलॉजी वहां की बुक्स को आपने इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर आप अन्य बच्चों से आगे निकल जाओगे। ये कुछ तरीके याद रखिएगा। अच्छा, अब बात यहां पर ये आती है, गुरुजी आपने क्या पढ़े, पूरा सिलेबस भी मैंने बताया, किसमें से पढ़े ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको, और इस दोनों रीड के अंदर भी इससे पहले हुई है या टेट देख लीजिएगा आप, कोई भी क्वेश्चन, मैं कहता हूं कोई भी सवाल बाहर नहीं है बोर्ड की किताबों के, याद रखिएगा। ये बोर्ड की किताबें साधारण किताबें नहीं, इसलिए पढ़ाई करती है पूरी दुनिया। यदि कोई आईएएस में, यूपीएससी के अंदर भी आईएएस के अंदर सिलेक्शन होता है, या आरएएस के अंदर आरपीएससी में सिलेक्शन होता है, तो अभी वो यही कहता है कि एनसीईआरटी और बोर्ड से बेहतर कोई किताबें नहीं है। कारण है कि किताबों में कुछ ना कुछ तो खूबी है, अच्छे से ढंग से इनको पढ़ें। अब बात यहां पर यह आती है कि अपन क्या तरीके अपनाएं। तो देखो बच्चों, घबराओ मत, घबराने से कोई कुछ फायदा नहीं होगा।
आप क्या करो, ये जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्टों के आप पूरे नोट्स या आपकी जो भी मैंने बुक्स बताई है उनको आप टेबल पर जमा लो, 5 को ऐसे। हिंदी की जमा ली, संस्कृत या अंग्रेजी जो भी आपने लैंग्वेज ली है वो जमा ली, फिर आपने साइकोलॉजी, फिर आपने विज्ञान और उसके बाद में गणित, ऐसे 5 के 5 पूरे जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आपने जमा लिया। और डेली मैं कहता हूं कि चाहे 2-2 ढाई घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली सभी को पढ़ो। पर्याप्त है कि आप 10 घंटे यदि पर डे भी पढ़ लेते हो, 8 से 10 घंटे, तो एक बहुत ही सफिशिएंट पढ़ाई आपकी कहलाएगी, बहुत सफिशिएंट पढ़ाई है। 126 डेज लेफ्ट इन दिस एग्जामिनेशन, इस परीक्षा में 126 दिन से, ऐसा याद रखिएगा। और 126 दिन यदि आपने 8 से 10 घंटे हैं, तो मैं कहता हूं कि यदि आपने 126 गुणा 10 अर्थात 1260 घंटे पढ़ाई कर लिया आपने, तो एक बहुत बड़ा आप इन किताबों से और इन सब्जेक्ट्स का एक अच्छा ज्ञान लेकर परीक्षा में जाओगे। और आप परीक्षा में जब जाओगे तो एक प्रफुल्लित मुद्रा रहेगी, कितनी सारा ज्ञान भर के मैं परीक्षा के अंदर जा रहा हूं, तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की वहां पर कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं करेगी। तो 5 ऐसे नहीं होता कि बच्चों के, मैं कई बार देखता हूं कमरों में जाके, साइकोलॉजी, उसी में साइंस घुसड़ रही है, कहीं पर गणित पढ़ी है, गणित के 2 पन्ने पढ़े हैं, ये क्या कर रहे हो? अरे सब 5 सब्जेक्ट को टेबल पर या आपकी जो भी अलमीरा है उसके अंदर ढंग से 5 सब्जेक्ट को ऐसे तरीके से जमाओ कि भाई ये आपकी हिंदी की है, हिंदी की जितना भी स्टडी मटेरियल है सब यहां पर जमाओ, जो व्याकरण मैंने बताई है, किताबें हैं बोर्ड की सब इधर, ऐसे ही आपके संस्कृत की या अंग्रेजी की, ऐसे आपकी साइकोलॉजी की जो भी बुक्स है, नोट्स है, जो भी आपने तैयार कर रहे हो उनको यहाँ पर, ऐसे ही साइंस के, ऐसे तितर बितर नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि दिमाग भी एक सहज रूप में आपको अच्छा फील कराता रहेगा, लगातार लगेगा आपके दिमाग को कि वास्तविकता में एक अच्छा काम आप करने जा रहे हो, एक बेहतर कर रहे हो, बेहतर प्रबंध आपके अंदर है, एक बेहतर प्रबंधन की रणनीति आपके दिमाग में अपने आप सेल्फ आती रहेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये जो आपको टाइम बताया 8 से 10 घंटे, अब ठंड है, अब कई बच्चे बोलते हैं गुरु जी ठंड है, शीत खाजिए, अरे शीत तो खाजिए, लेकिन शीत से घबराना नहीं है, शीत तो ऐसे चलेगा, ठंड तो कोई मिटने वाली है कि अगले साल फिर आ जाएगी, लेकिन रीट जो है इसका अगले साल आना मुश्किल है, ध्यान रखना। अगली का मतलब इस साल, इसकी इस रीट के बाद में अगली रीट कब आएगी, इसलिए ठंड की परवाह न करें, पूरी तरह से कपड़े पहन के, और आप भले ही, मैं तो कहता हूं कि आप चाहे बिस्तरों के अंदर बैठ के पढ़ें, टेबल कुर्सी पर बैठे, दिन भर में आप ज्यादा बेहतर है टेबल कुर्सी इस्तेमाल करें। जब दिन भर में शरीर थक जाता है तो रात में यदि आपको बैठने में थोड़ी सी कठिनाई होती है तो आप चाहे बिस्तरों में बैठ के पढ़ लें, लेकिन थोड़ी सी चिंता रखें हल्की सी, क्योंकि माँ बाप का जो सम्मान है ये आप पर बहुत 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 ज्यादा टिका हुआ है, याद रखिएगा। उनकी आंखें लगातार आपको इस दृष्टि से देखती है कि इसकी नौकरी लगे, और इसलिए कभी भी उनकी सम्मान को मैं कहता हूं कि आप नजरअंदाज करें, मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, बाकी सब ये आपकी मर्जी है। इसलिए थोड़ा सा बच्चों ध्यान तो रखिएगा कि पढ़ाई के अंदर आप इन मौसम का या इस कोरोना का, इनको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। ये कोरोना इसलिए नहीं पढ़ रही कि ठंड है इसलिए नहीं पढ़ रही थी, तो सब कुछ चलता रहेगा भाई, ये प्रकृति है, रुकने वाली नहीं है, कभी क्या, इसी में सब कुछ करना पड़ेगा, इसी में सब कुछ लगना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं खुद को यदि ज्यादा बिजी रखोगे ना, आप 2 दिन मत पढ़ना, आपके टेंशन हो जाएगी, आप 2 दिन नहीं पढ़ा, मरे अब तो बहुत टेंशन में आए रे भाई, पता नहीं दुनिया ने तो क्या क्या पढ़ लिया होगा, और हम तो इतने पीछे से हो गए। आपका फोन आ जाएगा ना किसी आपके यार दोस्त को कि मैं तो इतना पढ़ लिया और आपने 2 दिन नहीं पढ़ा, टेंशन हो जाएगी, उसने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया भाई, ये तो अपन को बहुत दिक्कत हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद को इतना बिजी रखो कि मन अंदर से कभी उदास नहीं हो, याद रखिएगा, बिजी खुद को इतना रखो कि मन कभी उदास नहीं हो, और कभी भी कोई भी घबराहट मन के अंदर आने मत दो, ये परवाह भी मत करो कि आगे होगा क्या, ये आगे क्या होगा ये आपको भी पता नहीं है, ये तो ऊपर वाले को पता है, और अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, याद रखिएगा हमेशा अच्छा ही होगा। इसलिए इस चीज को टेंशन में मत लाने दो, इसलिए ये सोचो ही मत। मैं तो केवल बच्चों से यही कहता हूं कि कोई भी चीज को कर रहे हो एक बार करो तो सही, क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, तो क्यों टेंशन लेते हो। इसलिए कहते हैं कि तू दौड़ तो सही, अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ तो सही, अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ के अंदर गिरकर वापस खड़ा होना। इसलिए कभी घबराहट मत आने दो, जरूरी है कि जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की, और फिर देखो आपकी कैसे आपके अंदर जिंदगी में सफलता के रास्ते अपने आप वहां पर खुलते जाते हैं, और कैसे आपकी जिंदगी आगे दौड़ लगाती है।
इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंदगी के अंदर कभी भी अपने आप के अंदर नर्वसता मत आने दो। इसलिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बेहतर करने के लिए याद रखिएगा नियमितता बहुत जरूरी है। आप यदि 4 दिन नहीं पढ़ोगे ना तो 4 दिन में 40 घंटे हो गए, याद रखना 40 घंटे आपने खराब कर दिए। इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस वीडियो को अन्य बच्चों को भी, मैं इसलिए आज विशेष तौर पर कह रहा हूं क्योंकि एक अध्यापक का फर्ज है कि मैं आपको एक गाइडलाइन दूं और उस गाइडलाइन के मार्फत मैं कहना चाहूंगा कि अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को स्प्रेड करिएगा ताकि अन्य को भी पता चले कि यार कुछ तरीके हैं जिससे कि इस परीक्षा में निकल सकते हैं। अन्यथा याद रखिएगा कि बड़ी भीड़ के अंदर इतनी सी सीट निकलना मुश्किल है। लग तो इतना रहा है कि 31,000 सीट है, लेकिन ये सीट इतनी सीमित है कि जब 10 लाख 11 लाख बच्चे बैठेंगे तो सोचिएगा कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था शुरुआत के अंदर, आपको भीड़ से नहीं घबराना है, अपनी कमियों को दूर करना है। आप हमेशा अपनी कमियों को दूर करें और कॉन्फिडेंस रखें, और कॉन्फिडेंस नहीं मैं श्रेष्ठ हूं यह आपका आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह आपका अति आत्मविश्वास है, अहंकार है जो घातक है। याद रखिएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए, यह भी ध्यान रखना इस परीक्षा के अंदर कि ज्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, एक बात और मैं बताऊं तो मैंने आपको बताया था क्या पढ़े, किसमें से पढ़े। अब यहां पर बात यह आती है कि गुरुजी इस परीक्षा में पास होने के लिए क्या सेफ स्कोर होगा, कितना हम अच्छा स्कोर करें, सेफ स्कोर क्या होगा। तो बच्चों में 3 एक तर्क आपको बता रहा हूं, 3 तर्क बता रहा हूं, 3 लॉजिक बता रहा हूं कि आप ऐसा करोगे तो निकलोगे, अन्यथा निकलने में दिक्कत आ सकती है। याद रखिएगा, देखो सुनेंगे अच्छी तरह से। सेफ स्कोर क्या, देखो जनरल ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूं, विशेष तौर पर यहां पर एक बड़ा तबका है, शेष एससी एसटी के जितने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी आनुपातिक रूप से थोड़ा सा अपनी परसेंटेज को इसके बता रहा हूं, उससे नीचे कर लेना। जनरल ओबीसी के अंदर मैं सेफ स्कोर इस परीक्षा के मान रहा हूं 115 नंबर, 120, 150, 150 में से 115 नंबर आप क्रॉस करिएगा। यदि विशेष तौर पर मैं एससी और एसटी की बात करूं तो भी मैं कहूं कि आपको भी सेफ स्कोर बता रहा हूं सिलेक्शन होने के, 105 का स्कोर आपको क्रॉस करना है। आप आसानी की पढ़ाई नहीं करें, 100 या 105 आपको लाने ही पड़ेंगे यदि एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं। और जनरल ओबीसी तो याद रखिएगा 115 को क्रॉस कर जाए, मैं तो कहूं 115 को क्रॉस करके 120 पर टिक जाए आप। क्योंकि देखो इस परीक्षा के अंदर सिलेक्शन इससे पहले 70 और 30 का एक सिस्टम था। अभी संभावना है, ये निश्चित नहीं है कि 90-10 का रेशो हो सकता है, अर्थात आपके ग्रेजुएशन के, जैसा कि आपको सबका पता है ये वाला हिस्सा ग्रेजुएशन का होता है, ये आपका रीट का होता है। पहले रीट का, इससे पहले जो भर्ती हुई 70% रीट के, 30% आपके ग्रेजुएशन के जुड़ के टोटल परसेंटेज बनी है। और इससे पहले जो रीट 2017-18 जो अभी इससे जस्ट पहले वाली थी, जिसके अंदर नियुक्तियां हो चुकी है, उसमें आपको पता भी होगा किसी भी मायने के अंदर 70% से कम पर सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन वेटिंग के अंदर भी सबको पता है 72, 73, 73, 74 तक परसेंटेज गई है, लेकिन 70 से नीचे तो कहीं कोई मतलब नहीं है किसी भी स्टूडेंट का, कहीं भी मतलब। अच्छा, तो इसलिए याद रखें कि 90-10 है, अर्थात आपके 10% जो है ये ग्रेजुएशन के, 90% रीट के, ऐसी संभावना चल रही है। अभी ये निश्चित नहीं है, मैं इसलिए इसको तारांकित कर रहा हूं, ये कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऐसी संभावना है, ऐसा प्रिडिक्शन अपन हल्का सा कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। तो लेकिन कुल मिला के दोनों ही, चाहे ये या ये रहे, तो मैं ये कह सकता हूं कि रीट का एक बड़ा अंक भार आपका जुड़ेगा, चाहे ये जुड़े चाहे ये जुड़े, एक बड़ा वेटेज रीट का तो है। इसलिए रीट का एक बड़ा स्कोर आप लेके आइएगा। दूसरा, इसमें एक दूसरी और बताऊं तो पहला तर्क तो ये है, कारण क्या है कि इसके अंदर यदि आप ये स्कोर नहीं लेके आते, फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखिएगा कि इससे पहले जो रीट है ये 31/7/2018 को इसको सर्टिफिकेट रिलीज हुए थे, 31 जुलाई 2018, 3 साल के लिए वैलिड था। इस रीट के सर्टिफिकेट भी 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल हो जाएंगे 18 से 19, 20, 21, अर्थात जो कह दीजिएगा कि ये 2021 तक वैलिड है इनके सर्टिफिकेट। और यदि 25 अप्रैल को परीक्षा होके और इसका पूरा प्रोसेस यदि इससे पहले होता है ना, अभी ये सब कुछ आगे डिपेंड करेगा स्थितियों पर, बट ये होता है, तो निश्चित तौर पर ये जो बच्चे हैं इनके पास, याद रखिएगा बच्चों, 70-71% के ऐसे बच्चे, ढेरों बच्चे हैं ये, और ये बच्चे अभी इस रीट में भी बैठ रहे हैं। खुदा ने खास्ता इनकी इस रीट में
अच्छी परसेंटेज नहीं बढ़ती, लेकिन इनकी 70% तो पहले से ही बनी हुई है। 70 से ज्यादा होती, जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं, 70 से ज्यादा होती तो उस रीट में लग जाते हो। 72-73 जो भी गई है, कट ऑफ जो भी गई है, मैं फाइनल नहीं कर रहा कितनी गई है, लेकिन इनकी कुछ कम थी इसलिए रह गई। लेकिन 70 से 71% के ऐसे बच्चे ढेरों आए जिनके पास सर्टिफिकेट है। ये भले इस रीट के अंदर अच्छा स्कोर लाए या नहीं लाए, और यदि इस परीक्षा के अंदर सीधे अप्लाई करते हैं और आपका स्कोर यदि इनके बराबर 70 भी नहीं आ रहा है, तो आपकी बीएससी और आपकी रीट को मिला के, तो ये बच्चे ही सीधे सीधे निकल जाएंगे। और ऐसे बच्चे मैं बता रहा हूं बहुत सारे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पुराने बच्चे यहां पर ले जाएंगे जिनके पास पहले का सर्टिफिकेट है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज के जिलों के अंदर पदस्थापित हैं, चूंकि उन्होंने तैयारी कर रखी है, निश्चित तौर पर चूंकि उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी निश्चित है कि उन्होंने पूरी पढ़ाई को ढंग से डिजाइन भी करी है, तो वो भी चूंकि अपने गृह जिले को प्राप्त करने के लिए या निकटतम आने के लिए भी परीक्षा में बैठेंगे, और उनकी तो तैयारी भी है, तो वो भी बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो भी एक यहाँ पर दिक्कत है कि वो बच्चे भी है। तीसरी यहाँ पर एक बात और आती है, तीसरी बात यह आती है कि क्यों अच्छा पढ़े हम। तो पहला तो मैंने तर्क इसलिए बताया कि आपको ये बच्चे परेशान, मतलब ये पुराने बच्चे जो है उनसे बेहतर स्कोर लाएं, इसलिए एक ओपन कंपटीशन हो जाए। दूसरा यहां पर बात यह आती है कि उन बच्चों को भी आप बीट करें जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं, और यदि वो परीक्षा बैठते हैं तो उनसे भी आप बेहतर करें, क्योंकि नौकरी तो देखो एक बार तो मिली हुई है। तो बात यहां पर, और तीसरी बात यह है क्यों अच्छा पढ़े। मैं आपसे इस चीज के लिए विनम्र आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक टीचर होने के नाते याद रखिएगा कि एक टीचर होने के नाते मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को इसलिए अच्छा पढ़ें। क्यों अच्छा पढ़ें, क्यों बेहतर तैयारी करें। एक टीचर होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, अच्छा ज्ञान दे सकें, उनको बेहतर बना सकें। इसलिए एक अच्छी नॉलेज लेकर हम सरकारी विद्यालय में जाएं, और सरकारी विद्यालय में अच्छे लेके जाओगे आप एक अच्छी नॉलेज को, तो निश्चित तौर पर हम वहां पर सरकारी बच्चों को अच्छा कर पाएंगे, उनको अच्छा लाभ दे पाएंगे, उनको लाभान्वित कर पाएंगे। इसलिए बेहतर अच्छा कर पाए के लिए एक अच्छी नॉलेज को भी लेके जाए। इसलिए मैं कहता हूं एक बेहतर तैयारी करें तो सिलेक्शन तो होगा ही, सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन एक ज्ञान लेके जाएंगे और बढ़िया आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा भी कि यार अपने एक अच्छी चीज। इसलिए बेहतर तैयारी करें, मेरा आपको कहने का मतलब ये है। तो ये सब कुछ बच्चों मैंने आज आपको ये बताया, उसके पीछे उद्देश्य केवल यही था कि आप जो है एक बेहतर तैयारी करें, और केवल एक बच्चों के लगातार, चूंकि अब इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो लगातार सतत उससे बच्चों का जुड़ना और लगाव और बच्चों का प्रेम ये तो लगातार बना रहता है। और ये बच्चे लगातार कह रहे थे कि गुरुजी आप कुछ रीड के बारे में बताइएगा, तो थोड़ा सा मैं लीक से हटकर इस बात को इसलिए मैंने यहाँ पर करी है, ताकि बच्चे जो है एक टीचर की एक गाइडलाइन है, जस्ट एज ये मैं तो आपको बता रहा हूँ आप इस रणनीति को कितना अडॉप्ट करते हो और इसमें क्या चेंजेज करते हो, ये सब कुछ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पर आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो, बट एक मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और कभी भी बच्चों में आपको फिर बताऊं, परीक्षाओं में जब भी कोई परीक्षा आती है तो घबराहट अपने अंदर मत लेके आओ। याद रखिएगा कि कहते हैं कि जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जो आज आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। अपनी कमियों से हमेशा लड़ते रहो, लगातार चलते रहो, और फिर देखिएगा जिंदगी किस प्रकार से सुनहरे माहौल के अंदर आगे पहुंचती है। आप सभी को इस आने वाली परीक्षा के अंदर ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, एक उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य की अभिलाषा के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।